जय हिंद साथियों, एसके टेक ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का डीसी जनरेटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके नवंबर सीबीटी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी हों वो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाएंगे। आपको इस सीरीज में टोटल 300 से 400 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे ये तो गारंटी नहीं दे सकते हैं कि टोटल इसी से आएंगे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि 99% इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के रूप में एक्स के रूप में जो है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो देखिए एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, ये जो भाग है टोटल ये एक्स के रूप में जो चिन्हित है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर रेजर। कम्यूटेटर रेजर का मतलब होता है कि ये देखिए ये कम्यूटेटर है, ठीक, और ये रेजर है। इधर जो शाफ्ट आया है आपको आर्मेचर जो है, इससे ये वायर लाने के बाद वायर इधर से कनेक्ट करके हम लोग कम्यूटेटर पे ऐड किए हैं, ठीक। तो ये आपको कम्यूटेटर हो गया और ये कम्यूटेटर रेजर है। इधर से वायर आया और इससे कनेक्ट हुआ कम्यूटेटर से, ठीक। तो ये आपको कम्यूटेटर रेजर होता है। इस भाग को हम लोग कम्यूटेटर रेजर कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे कहता कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है, इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो देखिए इस डीसी जनरेटर में आपको क्या दिखा रहा है कि ये आर्मेचर है, इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, ठीक। आर्मेचर हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया। अब देखिए आर्मेचर के सीरीज में एक रेसिस्टेंस है और एक ये जो है रेसिस्टेंस, ये आर्मेचर और सीरीज रेसिस्टेंस के पैरेलल में है। ये दोनों को कवर कर रहा है, ये जो दोनों है ये दोनों को ये रेजिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक। तो जब ये इस दोनों के पैरेलल में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ठीक। अगर ये सिर्फ इस पे नहीं रहता, इसको हटा के देखते, इसको हम इस तरह से देखते कि अगर ये इस तरह से रह जाता कि यहाँ से आता और सिर्फ इस तरह से रह के यहाँ पे रह जाता, तो हम लोग क्या बोलते? इसको हम लोग बोलते डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक। लेकिन ये पूरा में है, ये पूरा को कवर कर रहा है तो इसको हम लोग लॉन्ग शंट बोलेंगे। आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक। फ्लेमिंग राइट हैंड नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखिए इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम को हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि आप देखिए जैसे जनरेटर चालू करते हैं तो चालू किस तरह से करते हैं? उसमें जब हैंडल देते हैं, मैकेनिकल फोर्स जो देते हैं, वो दाहिना हाथ से हम लोग हैंडल घुमाते हैं तो क्या होता है उसमें कि घूमता है, तो उसके बाद हमको विद्युत उत्पन्न होता है। तो जनरेटर को हम क्या करते हैं कि दाहिना हाथ से घुमाते हैं, तो इसलिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम पर वर्क करता है डीसी जनरेटर। और डीसी मोटर जो होता है वो फ्लेमिंग के बामे हाथ पर के नियम पर कार्य करता है, ठीक। अब आगे आपको हो जाएगा क्या कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग करें। किस सूत्र से ईएमएफ ज्ञात किया जाता है? जो डीसी जनरेटर जब चलता है तो जो ईएमएफ यानी कि वोल्टेज उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला देखिए होता है ईबी बराबर एन पी फाई जेड बाई 60 ए, ठीक। ये होता है आपको जनरेटेड ईएमएफ, मतलब यानी कि उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न ईएमएफ, ठीक। तो ये उत्पन्न ईएमएफ बराबर एन पी फाई जेड बाई 60 ए। अब देख लीजिए किस में है, एन फाई जेड एन बटे 60 नहीं है, देखिए इसमें पी नहीं है, इसमें देखिए फाई जेड एन ए है, ऊपर में है, हाँ नीचे एन होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, जेड एन पी, जेड एन
पी, लेकिन फाई देखिए नहीं है, फाई कहाँ जा रहा है, नीचे, ये भी गलत है। इसमें देखिए क्या है, फाई जेड एन पी बटे 60A, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, आगे देखिए कह रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ईएमएफ की गणना करने का सूत्र देखिए क्या होता है कि जब जनरेटर है तो जनरेटर में किस तरह से होता है, ये आपका आर्मेचर होता है। ठीक, ये इसमें आपका सीरीज में रेसिस्टेंस होता है, ये होता है आपका वोल्टेज। ठीक, ये आपका वी होता है वोल्टेज यहाँ पे, और ये इसमें क्या होता है, ये इसमें आपका हो जाता है ये ईबी। ठीक, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ, और ये जो वोल्टेज होता है जो हम लोग देते हैं मोटर में। ठीक, और ये क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस। तो मान लीजिए कि ये जनरेटर है, अगर ये मोटर डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर में क्या कर रहे हैं कि इधर से हम लोग करंट दे रहे हैं, तो करंट दे रहे हैं तो इसमें जब करंट आ रहा है आई, और यहाँ आर है, तो आई आर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर जो हमको निकलेगा, ये जो भी हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये भी हमको मिल रहा है। ठीक, ये भी जो उत्पन्न हो रहा है उसमें से ये वाला माइनस हो जा रहा है, तभी तो ये मिल रहा है। तो ई बी माइनस आई ए, ई बी माइनस आई ए आर ए, है ना। तो ई बी माइनस आई आर ए किस में, देखिए सी में है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ए बी बराबर भी माइनस आई ए आर ए। आगे आपका क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का, ये जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये कौन सा भाग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पोल सूज बोलते हैं। ठीक ना, ये इस तरह से होता है, पोल सूज इस तरह से होता है, जैसे इस तरह से है और इस तरह से है। ठीक, तो इस तरह से जो रहता है इसको हम लोग पोल सूज कहते हैं, और इसके नीचे ये रोटर घूमता है। ठीक, तो इसके नीचे देखिए इस तरह से है, ऊपर ये क्या है, ऊपर ये आपका जो क्या पोल होल्डर है। ठीक, यानी कि पोल कोर है, और ये जो क्या है, ये पोल सूज है। इसी से लग के क्या होता है कि रोटर घूमता है, और ये रोटर को पकड़े रहता है, इधर उधर जाने नहीं देता है। तो ये जो आपका ये नीचे वाला जो भाग होता है ये पोल सूज हो जाता है। ठीक, वही ये है नीचे पोल सूज। आगे देखिए कहता है डीसी जनरेटर, इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो डीसी जनरेटर है, इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये जनरेटर तो यहाँ है ना, ये आपका डीसी जनरेटर है, लेकिन यहाँ क्या देखिए क्या कर रहा है, डीसी जो मशीन है, डीसी जो बैटरी है उसके द्वारा इसको एक्साइट कर रहे हैं। ठीक ना, ये फील्ड जो है, इस फील्ड के द्वारा हम एक्साइट कर रहे हैं, जो कि क्या है, इस मशीन से अलग है ये, है ना, इस मशीन से ये अलग है। तो जब इस किसी भी मशीन के अलग से कोई एक फील्ड लगा के उसको अगर एक्साइट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी कि अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक, आगे देखिए क्या है, आगे आपका यह है कि विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जब जनरेटर में क्या देखते हैं कि जब हैंडल से घुमाते हैं तो विद्युत ऊर्जा जब चालू होता है, डीजल चालू होता है, उसके साथ डायनेमो कनेक्टेड रहता है, तो क्या देता है कि उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो पहले हम लोग क्या देते हैं, हाथ से जो हैंडल मार के जो देते हैं तो क्या मैकेनिकल ऊर्जा देते हैं, मैकेनिकल ताकत देते हैं। जब मशीन घूमता है, जो घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इधर से हम लोग बल देते हैं उसको मैकेनिकल कहते हैं। तो ही जो इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या देते हैं, किस ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी, मैकेनिकल। आगे देखिए क्या कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ये जो जनरेटर है इसका फील्ड का नाम क्या है, इस जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो देखिए इसमें क्या कह सकते हैं कि किसी भी अगर जो जाम मान लीजिए कि तो पोल सूज है ना, ये आपका पोल सूज है और ये आपका क्या है, पोल कोर। इस पे देखिए क्या करें कि पहले एक हल्का बाइंडिंग है, दो बाइंडिंग इस तरह से करके दे दिया है, इन गया है, आउट निकल गया है। ठीक, और एक क्या है कि ज़्यादा टर्निंग है, ये देखिए ये
ज़्यादा टर्निंग है और ये कम टर्निंग है। तो एक ही कोर पर अगर दो बाइंडिंग हो, सीरीज बाइंडिंग भी हो और शंट बाइंडिंग भी हो, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड यानी कि संचयी यौगिक जनरेटर। संचयी यौगिक जनरेटर उस जनरेटर को कहते हैं जिसमें कि सीरीज और पैरेलल दोनों बाइंडिंग एक साथ किया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं संचयी यौगिक जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। आगे कहता है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर किस पे वर्क करता है, तो डीसी जनरेटर कहता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, जिसमें क्या पढ़े थे, ई बराबर डी फाइव आई डी टी। ठीक, इसी पे काम करता है जनरेटर। तो ई बराबर डी फाइव आई डी टी, और डी फाइव डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे का नियम। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। अगर ये नहीं होता, सपोज डेट कि डी वाला ऑप्शन नहीं होता, तब हम किसको मारते, तब हम सी मार देते, ठीक ना, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना, ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि दोनों दिया हुआ है। अगर डी नहीं दिया हो रहा था तो सी आंसर होता। आगे देखिए आपका क्या है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है। जैसे अब कोई भी, जैसे जनरेटर अगर घूम रहा है, तो जनरेटर अगर हम चलाते हैं तो देखते हैं कि उसमें शाफ्ट जो है रोटेट करता है और स्टेटर स्थिर रहता है। तो ये जो शाफ्ट के रोटेशन के कारण जो उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ई बराबर बी एल भी साइन थीटा। ठीक, ई बराबर बी एल भी साइन थीटा, जहाँ बी क्या है, ई बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ। ठीक, बी बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या हो जाएगा, शाफ्ट का लेंथ, और भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, जिस गति से वो घूम रहा है, और ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र और कंडक्टर के बीच का कोण। ठीक, तो बी एल भी साइन थीटा, देख लीजिए बी एल भी साइन थीटा कौन सा है, तो सी नंबर बी एल भी साइन थीटा है। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, तब विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, और दिशा डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बताए थे, इसके लिए क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम बताए थे कि जब अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं रहेगा तो उस सिद्धांत पे जनरेटर काम करता है। ठीक, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब फ्लेमिंग राइट हैंड नियम क्या होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक, ये इस तरह से होता है और ये इस तरह से होता है। ठीक, इसमें ये क्या होता है, अंगूठा जो होता है, ये अंगूठा जो होता है ये बल की दिशा को दिखाता है। ठीक, फोर्स को ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है, और ये जो होता है ये क्या दिखाता है, धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक, तो यही होता है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। अब आगे आ जाइए, आगे क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं। डीसी जनरेटर का ये जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए आप घर पे जो भी डायनेमो रहता है, जनरेटर जो रहता है या मोटर रहता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बीच में आपका आर्मेचर रहता है और रोटर रहता है, लेकिन ऊपर जो ये रहता है इसको हम लोग दो नाम बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग योक या फ्रेम कहते हैं, जिसके अंदर सेट किया हुआ रहता है स्टेटर, रोटर, आर्मेचर फील्ड, ये सब सेट किया हुआ रहता है। तो ये जो ऊपर का जो बॉडी रहता है इसको हम लोग योक या फिर फ्रेम कहते हैं, जो कि क्या करता है कि आर्मेचर को सपोर्ट देता है घूर्णन के लिए, एक निश्चित वे में घूमने के लिए यह सब जगह बराबर स्पेस देता है। ठीक, तो इसी को ये क्या कहता है कि यांत्रिक सुरक्षा देता है। तो योक और फ्रेम का हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, योक या
फ्रेम। कहता 4 पोल डीसी जनरेटर का डुप्लेक्स स्लैब बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो देखिए क्या बोला, 4 पोल, तो पहले P बराबर कितना है, P बराबर 4 है। अब अगर डुप्लेक्स बोल देता है तो इसको 2 से गुना कर देना, ठीक। तो पोल की संख्या क्या करना, 2 से गुना, तो 4 दूना 8। अगर ट्रिप्लेक्स बोल देता, ट्रिप्लेक्स बोल देता तो जितना पोल है उसमें 3 से गुना कर देते, ठीक। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तब कितना हो जाएगा, 3 तो 4 तिया 12, तो 12 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे डुप्लेक्स ही है, तो डुप्लेक्स है तो 2 ही गुना करना है, तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, P बराबर 4 गुने 2 बराबर 8, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपका आंसर हो जाएगा C नंबर, 8 नंबर, 8 हो जाएगा। कैसे होगा आप ज्ञात कर लिए हैं। अब आगे देखिए क्या, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये जो भाग दिया हुआ है डीसी जनरेटर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ठीक। जो डीसी जनरेटर है इसकी ये जो भाग होता है, ये जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। कहता हाउ, अगला क्वेश्चन क्या है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ा रहता है। तो डीसी मोटर में जो होता है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल जो होता है वो इन सीरीज विथ आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, ठीक। तो देखिए अभी आर्मेचर क्या हो गया, ठीक, आपको इस तरह से मान लेता, इस तरह से आपका ये रोटर हो गया, ठीक। तो आपका इस तरह से पोल होता है, इस तरह से आपका पोल होता है, ठीक। और यहाँ पे आपका इंटरपोल होता है, ये आपका इंटरपोल होता है, ठीक। और ये आर्मेचर होता है बीच में। तो इसमें क्या रहता है कि आर्मेचर से सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि इसमें जो वायर जो इस तरह से जो डाला रहता है, उसके बाद सीधा इस पर इस तरह से घुमा दिया जाता है, ठीक। फिर इस तरह से इसमें जोड़ के फिर इस तरह से घुमा दिया जाता है। तो यानी कि क्या होता है कि आर्मेचर जो कंडक्टर होता है उससे सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। तो इन सीरीज विथ आर्मेचर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ा रहता है, तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हो रहता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 17, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या होती है। यानी कि कहता है कि भाट इज द नेसेसरी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इनमें सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेल्फ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि कुछ चुंबक का गुण बच जाना चुंबक में, तो किसमें सहायता करता है, तो आपको बिल्ट अप द वोल्टेज को बनाने में, ठीक, वोल्टेज का निर्माण करने में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व का आवश्यकता जरूर होता है। अगर पहले से चुंबकत्व नहीं है तो आपका ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। वोल्टेज का निर्माण करने के लिए कहते हैं एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्यों होती है, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। अब आपका आगे आ जाइए क्या है, डीसी मशीनों में वह कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध, जैसे देखिए क्या होता है कि इस तरह से आता है कम्यूटेटर, इस तरह से आता है, इस तरह से कम्यूटेटर है, ठीक, यहाँ से आता है, ये रोटर है, ये कम्यूटेटर है। तो इस पे क्या होता है कि 2 ब्रश लगा हुआ रहता है, इस तरीके से 2 ब्रश लगा हुआ रहता है, इधर से इधर, ठीक, 2 ब्रश लगा रहता है। इसी में ये क्या करता है, इस तरीके से इस तरह से रोटेट करता है। अब ब्रश इस पर आता है जो कि करंट को कलेक्ट करता है। तो कहता है आर्मेचर, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच यहाँ पे क्या होता है, एक रेसिस्टेंस रहता है, ठीक। ये जो ब्रश है आर्मेचर कंडक्टर जो इसके पीछे का रहता है पे एक रेसिस्टेंस रहता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डीसी मशीनों में वे कौन 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। तो कौन सा है, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच का प्रतिरोध, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब कहता कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है।
अब ये जो एक्स है, ये जो एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको किस वोल्टेज ड्रॉप के रूप में माना जाता है? तो इसको आप लोग क्या दिया जाता है, ये जो होता है ये आपको आर्मेचर इफेक्ट के कारण लॉस होता है, ठीक। और ये लोड के कारण, ये आपका लोड के कारण, ये आर्मेचर इफेक्ट के कारण। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको इतना से इतना का एक्स के बारे में पूछ रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स आपको क्या हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण, नहीं, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के कारण। आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये क्या होता है कि ड्रॉप होता है, और ये जो पूरा ड्रॉप होता है ये लोड के भी कारण होता है और आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी होता है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप तीनों के कारण ये लोड होता है टोटल, और ये एक्स हो जाता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के कारण। तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको आंसर हो जाएगा, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के कारण, कि आंसर नंबर सी। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाए, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाए तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा। अभी क्या बताए थे कि मान लीजिए कि ये आर्मेचर है, ठीक, वो आर्मेचर है, तो क्या करके आर्मेचर के समांतर एक रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं, और यहाँ भी एक तो रेसिस्टेंस सीरीज में रहेगा ही, जो कि आर्मेचर रेसिस्टेंस रहेगा। तो कहता है यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर, ये अब आर्मेचर है, इसके समांतर जोड़ दिया जाए यहाँ पे, ठीक, तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा। तब देखिए शंट में जोड़ दिया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लघु शंट यौगिक, शॉर्ट शंट यौगिक, संचयी यौगिक और विभेदक यौगिक। तो इसका क्या हो जाएगा, लघु शंट यौगिक, ठीक ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड या लघु शंट यौगिक। अगर सीरीज के साथ में अगर जो रहता, दोनों सीरीज और आर्मेचर दोनों के समानांतर में अगर करता तो लॉन्ग शंट हो जाता। अब आपको इसमें क्या था, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित मतलब लेमिनेटेड होते हैं। तो आर्मेचर कोर का लेमिनेशन जो हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, तो कहता है तो यहाँ कहता है कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, ठीक, ये जो भी होगा ये भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। रिड्यूस द एडी करंट लॉस, जब भी आर्मेचर कोर या वायर को अगर जो हम लेमिनेटेड करेंगे तो लेमिनेशन हम क्यों करते हैं, तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अब देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। तो कहता है कि अगर देखिए डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध कम रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, ठीक, क्योंकि क्या होता है, ई बराबर भी बराबर ई माइनस आई ए आर ए। अब मान लीजिए कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध कम होगा, अगर ये आर्मेचर प्रतिरोध कम होगा तो यहाँ लॉस भी कम होगा, भी का मान ज़्यादा होगा, ठीक ना। अगर ये रेसिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, ये मान बढ़ जाएगा तो ये मान बढ़ जाएगा, ये मान बढ़ेगा तो क्या कर जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या होगा, भी का मान घट जाएगा। तो इसी को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि बी नंबर। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, ठीक। अब आगे देखिए क्या कहता है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। तो घड़ी की दिशा में इसलिए चलाते हैं कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बनाए रखने के कारण। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाते हैं, क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमारा बना रहे। अगर उल्टा घुमा देंगे तो क्या होगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमारा खत्म, जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमारा बना हुआ रहना चाहिए, ठीक। अब आगे आ जाइए, कहता है कि वाई कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कारण क्या होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप जो होता है उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, ठीक।
तो बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो आर्मेचर प्रतिरोध प्रभाव को, प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर या कम करने के लिए। अब आगे देख लीजिए क्या है। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? तो डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण करने का विफल होने का कारण क्या है? तो फील्ड प्रतिरोध जो होता है वो क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है, कि आंसर नंबर सी। फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है, यानी कि क्रिटिकल प्रतिरोध जितना हम सेट करके रखे हैं उससे ज़्यादा हो जाता है फील्ड प्रतिरोध। फील्ड में जो हम लोग फील्ड बाइंडिंग करते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है वो जितना प्रतिरोध हम सेट करके रखे हैं क्रांतिक प्रतिरोध उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो उससे ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है कि वोल्टेज का निर्माण नहीं हो पाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उस जनरेटर का नाम क्या है जिसका उसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हो। अब ये हम क्या बताए थे कि मान लीजिए कि ये आर्मेचर है, ठीक, और इसका क्षेत्र जो है वो आर्मेचर के क्या जुड़ा हुआ है? समानांतर जुड़ा हुआ है। तो क्या बोले थे कि समानांतर को हम लोग शंट बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि जनरेटर का नाम क्या होगा? जिसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर, ये आर्मेचर है और इसके समानांतर ही जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? शंट जनरेटर, यानी कि आंसर नंबर ए। तो कहता है जिसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं शंट जनरेटर, यानी कि ए नंबर। अब आइए 27 नंबर क्या कहता है कि डीसी जनरेटर में पोल स्विच का उद्देश्य क्या होता है? तो डीसी जनरेटर में पोल स्विच का उद्देश्य क्या होता है? तो एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है पोल स्विच, इस तरह का पोल स्विच है, इस तरह का पोल स्विच होता है, ठीक। इसमें जब ये घूम रहा है तो यहाँ से देखिए जो मैग्नेटिक जो आ रहा है, सारे क्षेत्र आ रहा है, वो क्या कर रहा है कि एक समान क्षेत्र से सभी में फैला रहा है, ठीक ना। कहीं इधर उधर ज़्यादा कम नहीं करता, बराबर रूप से फैला रहा है। तो यहाँ पे कहता है क्या कि डीसी जनरेटर में पोल स्विच का उद्देश्य क्या है? तो पोल स्विच का उद्देश्य एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना होता है। अब आगे देखिए क्या है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? तो डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का काम क्या होता है? तो धारा को एक दिशा में एकत्र करने के लिए। जैसे मान लें कि इधर से आर्मेचर आ रहा है, आर्मेचर आ रहा है, इस तरह से गोल गोल जो रहता है तो इस तरह से जुड़ा रहता है और इस तरह से जुड़ा रहता है, ठीक। और बीच में ये कंडक्टर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग रहता है तो इसी से क्या कहते हैं? ये स्लिप रिंग रहता है, टोटल कंडक्टर इससे जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि जितना भी करंट इधर से आ रहा है सब इस रिंग से क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होने के बाद इसको हम आगे ब्रश पे निकाल देते हैं। तो यही आपसे बोला गया है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? तो स्लिप रिंग का काम क्या है कि धारा को एक दिशा में एकत्र करना। इधर से जो टोटल आ रहा था उसको हाँ एक रिंग पर बना लिए और एक इधर दे दिए, तो एक दिशा में एकत्रित करना है। कि आंसर क्या हो जाएगा? बी। कलेक्ट द करेंट यूनिडायरेक्शनली, एक दिशा में कनेक्ट करेंगे। अब आपको क्या है कहते हैं कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ब्रश अगर बनाना है तो किस सामग्री का उपयोग करेंगे? तो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए हम लोग कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ये उपयुक्त होता है, ठीक ना। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, यानी कि आंसर नंबर बी। कॉपर का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, लेकिन कॉपर क्या होता है? हार्ड होता है, जिससे कि लुब्रिकेंट सही से नहीं बना पाता है और वो क्या होता है कि टूट जाता है, ब्रश टूट जाता है, बेरिंग टेयरिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यानी कि टूटने फूटने का ज़्यादा डर रहता है। और कार्बन क्या होता है कि लुब्रिकेंट होता है, जो कि अगर रगड़ाता है तो क्या होता है कि लुब्रिकेंट की तरह, यानी कि स्नेहक की तरह उपयोग होता है, जिस कारण कि ज़्यादा वेयर एंड टियर नहीं होता है। इसलिए जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए हम लोग ग्रेफाइट और कार्बन का उपयोग करते हैं, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा। ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अब आपका देखिएगा क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, ठीक। डीसी जनरेटर क्यों अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? तो इसका क्या होता है कि रोटेशन, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, यानी कि रोटेशन की दिशा को बार बार तुरंत क्षण प्रतिक्षण चेंज करते जाएंगे। तो क्या होगा? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या करेगा कि चुंबकत्व प्राप्त करेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज में वो क्या करेगा कि अपना चुंबकत्व
खो देगा। तो इसी तरह की प्रक्रिया जब बार बार करेंगे तो क्या करेगा, अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो देता है। तो इस तरह से कहता है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक खो देता है, तो रोटेशन की दिशा को बार बार चेंज करने से। कहता है हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन द जनरेटर। एक जनरेटर में योक और ध्रुव में के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा किया जाता है, तो इसको किस तरह से पूरा करता है, आर्मेचर कोर के द्वारा। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा किया जाता है, तो आर्मेचर कोर के द्वारा। आपका जो आर्मेचर कोर जो होता है, ये जो आर्मेचर कोर होता है, ठीक, ये ना आर्मेचर कोर होता है, इसके ऊपर ये फ्रेम होता है, इस तरह का ये फ्रेम होता है, इस तरह का फ्रेम, ये बीच में क्या होता है, कोर होता है। तो यही बोलता है कि एक जनरेटर में योक या ध्रुव के माध्यम में चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा करता है, तो आर्मेचर कोर के द्वारा। आर्मेचर के कोर के द्वारा ये ध्रुव होता है और ये योक होता है, इसके बीच में जो कोर होता है आर्मेचर कोर, इसके द्वारा ये सर्किट अपना पूरा कर लेता है। तो चुंबकीय सर्किट किससे पूरा करता है, तो आर्मेचर कोर, यानी कि आंसर नंबर बी आर्मेचर कोर हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक ना। तो आज आपका वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो अब कल किया जाएगा, इसी टाइम में आपको मिल जाएगा इसका नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह का ये आपका सीरीज आपको जब तक चलता रहेगा। आपका 25 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। 25 नवंबर तक में आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूरे कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आसानी से जाके बैठ सकें और टोटल क्वेश्चन का सलूशन करें। अगर हमारी ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।